सुबह के 9 बजे थे और खन्ना मेशन के बाहर सन्नाटा एक गहरे कुएं की तरह था, जब तक कि एक काली कार ने उस सन्नाटे को अपने इंजन की गुर्राहट से चीर नहीं डाला। कार रुकी और पहले रणवीर खन्ना उतरे। उनके चेहरे पर वही परिचित गंभीरता थी जो हर बार किसी बड़े फैसले से पहले आती है। पर उनके पीछे जो उतरा, उसने सारी नजरें अपनी ओर खींच लीं। एक 21 साल का पंजाबी लड़का, ढीली जीन्स, एक ओवरसाइज हुडी जो उसके पतले से शरीर को और भी छोटा दिखा रही थी, सिर पर उल्टी लगी केप, और चेहरे पर वह मासूम मुस्कान जो कह रही थी कि इस दुनिया की हर बुराई से वह अनजान है। उसके कंधे पर एक बड़ा बैग लटक रहा था, और उसके कदमों में वह हल्कापन था जो किसी बच्चे के होता है। यह कोई लड़का नहीं था, यह सिया थी, जिसकी पहचान छिपाने के लिए उसे लड़के का रूप दिया गया था। रणवीर ने पूरे परिवार की तरफ देखा, सावित्री, राघव, विवान, कबीर, अन्या, और बगल में खड़ी मीरा, और उनकी आवाज इतनी दृढ़ थी कि किसी को सवाल करने की हिम्मत न हुई। आज से यह लड़का इसी घर में रहेगा। इसका नाम सिमर है। इसे अपना परिवार समझना, और कोई भी इससे इसके अतीत के बारे में सवाल नहीं पूछेगा। आर्यन ने एक नज़र सिमर पर डाली, बस एक नज़र, ऐसी जैसे कोई किताब का पहला पन्ना उठाकर देखता है, और फिर बिना कुछ कहे वह अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था, मानो उसके लिए कोई भी नया चेहरा पुरानी बोरियत जैसा हो। पर सबसे पहले विवान ने आगे बढ़कर सिमर को गले लगा लिया। उसकी बाहें उस नए लड़के के इर्दगिर्द ऐसे फैलीं जैसे वह उसे सालों से जानता हो। ओए भाई, स्वागत है। उसने उसे कसकर भींचा, और उसकी आंखों में वही चमक थी जो हर नए मेहमान के लिए होती है। कबीर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसका चेहरा सामान्य से ज्यादा दोस्ताना था, पर जब उसने सिमर को अपनी बाहों में लिया, तो एक ठिठकन सी पैदा हो गई। उसके हाथ जब सिमर की पीठ पर गए, तो उसे हुडी के नीचे एक अजीब सी नरमी महसूस हुई, एक कोमलता, एक ठहराव, जो किसी लड़के की पीठ में नहीं होती। उसने सिमर को थोड़ा और करीब खींचा, मानो यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि उसकी समझ गलत न हो, और इस बार उसकी भुजाओं ने सिमर के कंधों को छुआ, बहुत हल्के, बहुत पतले, किसी लड़की की तरह। सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब उसका सीना सिमर की छाती से थोड़ा टकराया। भले ही हुडी ढीली थी, पर उस संपर्क में कबीर को एक अलग ही अनुभूति हुई। लड़कों की छाती सपाट और सख्त होती है, पर यहाँ कुछ और था, एक मामूली उभार, जो चाहे जितना छिपाया जाए, उस एहसास को नहीं छिपा सकता। उसने सिमर को तुरंत अपनी बाहों से अलग किया, और उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर उसकी निगाहें तेज हो गई थीं, एक शिकारी जिसने अपने शिकार की गंध पकड़ ली हो। उसने सिमर के चेहरे को घूरना शुरू कर दिया, उसकी आंखें उसकी ठुड्डी पर, उसके गालों पर, उसकी गर्दन पर, जहां कोई एडम्स एप्पल नहीं था। सिमर को यह घूरना अजीब लगा, और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, कहीं वह पहचान न ले, कहीं उसका भेद खुल न जाए। लेकिन सिमर उसी पंजाबी अंदाज में मुस्कुराई, अपनी बेपरवाही को मुखौटा बनाकर बोली, ओहो कुड़िए, पहली मुलाकात में ही दुश्मनी। मैं तो लड्डू लेकर आया था, और तुरंत उसने जेब से टॉफियां निकालकर सबकी तरफ बढ़ा दीं। अन्या, जो अब तक गुस्सा बनी हुई थी, टॉफियों को देखते ही फटाफट उठाकर भाग गई, और पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। मीरा अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी, पर उसकी नज़र बार बार कबीर की तरफ जा रही थी, जो अब भी कुछ सोचते हुए सिमर को एकटक देख रहा था। उसके मन में बसा यह सवाल कि इस लड़के में ऐसा क्या है जो उसे सामान्य नहीं लग रहा। नाश्ते की मेज पर यह नया माहौल और भी खिल उठा। सिमर ने एक के बाद एक पराठे खाने शुरू कर दिए, इतने जोर शोर से जैसे उसे कोई शर्त लगी हो। विवान हंसकर बोला, भाई, तुम इंसान हो या पराठों की फैक्ट्री? सिमर ने सीना चौड़ा करके, जितना उसका छोटा सा फ्रेम अनुमति देता था, जवाब दिया, ओए, पंजाबियों का नाश्ता अभी शुरू हुआ है पाजी, और अपने पराठे पर मक्खन का पूरा टुकड़ा रख दिया, जिससे कबीर भी अनायास हंस पड़ा। यह पहली बार था जब पूरे परिवार ने इतने खुलकर एक साथ हंसी मजाक किया, और इस हंसी के बीच कबीर ने अपनी शंकाओं को थोड़ी देर के लिए दबा लिया।
पर जब सिमर ने मक्खन लगे हाथों को चाटा, एक बिल्कुल अनजानी, मासूम हरकत, तो कबीर की निगाहें फिर से उसकी तरफ मुड़ गईं। उसे वह चेहरा कहीं देखा हुआ लगा, उसकी आंखों की चमक किसी पुरानी तस्वीर से मेल खा रही थी, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ। दूर बैठा आर्यन चुपचाप सिमर को देख रहा था। उसे इस नए लड़के की बातें अजीब तरह से अच्छी लग रही थीं, एक अजीब सी ताजगी, जो इस पत्थर जैसे घर में कभी नहीं आई थी। फिर उसने खुद को डांटा, मैं क्या सोच रहा हूँ? ये तो एक लड़का है, पर न जाने क्यों, सिमर की आंखें उसे किसी पुराने चेहरे की याद दिला रही थीं, एक बचपन की दोस्त, जो एक दिन अचानक गायब हो गई थी। उसने अपना सिर झटका और खाने पर ध्यान देने की कोशिश की, पर उसका मन बार-बार सिमर की उस मुस्कान पर जाकर टिक रहा था, जिसमें कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अजीब सी बेबसी छिपी थी। रात का अंधेरा जब हवेली पर छाया, तो रणवीर अकेले अपने कमरे में बैठे एक पुरानी तस्वीर देख रहे थे। उसमें छोटी मीरा और छोटी सिया एक दूसरे के कंधे पर सिर रखे मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने तस्वीर पर अपनी उंगली फेरी, और उनके होठों से धीमे शब्द निकले, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम दोनों तक नहीं पहुंच सकता। उनकी आंखों में दृढ़ता थी, पर उसमें एक बूढ़ी चिंता भी थी, जो सालों से उनके साथ चल रही थी। उसी समय हवेली के बाहर एक सड़क के किनारे एक काली कार खड़ी थी। उसमें बैठा नकाबपोश आदमी अपनी दूरबीन से मेशन की हर खिड़की को झांक रहा था। उसकी नजरें हर उस चेहरे पर टिकी थीं जो उसे रोशनी में दिखाई देता था। फिर उसने फोन उठाया और एक घिनौनी मुस्कान के साथ बोला, खोज जारी रखो, वो दोनों यहीं कहीं छिपी हुई है। रणवीर ने उन्हें इसी हवेली में छुपाया है। बस समय की बात है, मुझे उन्हें ढूंढना ही है। फोन कटा, और अंधेरे में बस उस कार का इंजन गरजा, जैसे कोई जानवर अपने शिकार के इर्दगिर्द मंडरा रहा हो। इधर, उसी रात, अपने कमरे में सिमर ने केप उतारी, अपने बाल खोले, और आईने के सामने खड़ी होकर अपने ही चेहरे को देखा। उसकी आंखों में नमी थी, पर वह हंसी थी, दर्द नहीं। उसने फुसफुसाया, बहन, मैं तुम्हारे लिए यह कर रही हूं। मुझे यह घर, यह परिवार, और सबसे जरूरी, तुम्हें बचाना है। और जब वह बिस्तर पर लेटी, तो उसे कबीर का वह घूरना याद आया, जिसमें सिर्फ शक नहीं, एक अजीब सी पहचान भी थी। उसे डर था कि कहीं उसकी यह चाल बहुत जल्दी न खुल जाए, पर उसे यह भी पता था कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो दुश्मन उन दोनों बहनों को ढूंढ रहा है, वह इस हवेली की दीवारों को भी बहुत जल्दी चीर सकता है। रणवीर ने पूरे परिवार को देखते हुए कहा, आज से यह लड़का इसी घर में रहेगा। इसका नाम हैप्पी है। इसे अपना परिवार समझना, और कोई भी इससे इसके अतीत के बारे में सवाल नहीं पूछेगा। आर्यन ने एक नज़र हैप्पी पर डाली, फिर बिना कुछ कहे अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था। सबसे पहले विवान आगे बढ़ा, ओए भाई, स्वागत है। उसने गले लगा लिया। कबीर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, पर जब उसने हैप्पी को गले लगाया, तो उसे हुडी के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, एक कोमलता, एक नरमी, जो किसी लड़के की नहीं होती। उसकी बाहें जब हैप्पी के कंधों पर गईं, तो उन्हें बहुत पतले, बहुत नाजुक पाए। उसका सीना जब हैप्पी की छाती से टकराया, तो उसे वहाँ कुछ और ही अनुभूति हुई, एक हल्का उभार, जो लड़कों में नहीं होता। कबीर ने तुरंत हैप्पी को अपनी बाहों से अलग किया, और उसकी निगाहें तेज हो गईं। उसने हैप्पी के चेहरे को घूरना शुरू कर दिया। वहाँ कोई एडम्स एप्पल नहीं था। उसकी ठुड्डी बहुत गोल थी, उसके गाल मुलायम थे। उसके मन में शक पैदा हो गया। हैप्पी को कबीर की यह घूरने वाली नज़र अजीब लगी, पर उसने अपनी पंजाबी बेपरवाही दिखाते हुए कहा, ओहो कुड़िए, पहली मुलाकात में ही दुश्मनी। मैं तो लड्डू लेकर आया था। और तुरंत उसने जेब से टॉफियां निकालीं। अन्या ने तुरंत सारी टॉफियां उठाकर भाग गई, और पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। मीरा अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी, पर कबीर की नजरें हैप्पी पर ही टिकी रहीं। हैप्पी को कबीर की यह घूरने वाली नज़र अजीब लगी, पर उसने अपनी पंजाबी बेपरवाही दिखाते हुए कहा, ओहो कुड़िए,
पहली मुलाकात में ही दुश्मनी। मैं तो लड्डू लेकर आया था और तुरंत उसने जेब से टॉफियां निकालीं। अन्या ने तुरंत सारी टॉफियां उठाकर भाग गई और पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। मीरा अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी, पर कबीर की नजरें हैप्पी पर ही टिकी रहीं। नाश्ते की मेज पर हैप्पी एक के बाद एक पराठे खा रही थी। विवान हंसा, भाई, तुम इंसान हो या पराठों की फैक्ट्री? हैप्पी ने सीना चौड़ा किया, ओए, पंजाबियों का नाश्ता अभी शुरू हुआ है पाजी, और मक्खन का पूरा टुकड़ा पराठे पर रख दिया। पूरा परिवार पहली बार इतना खुलकर हंसा। उसी दोपहर हवेली के मुख्य द्वार पर एक और कार रुकी। इस बार उसमें से उतरा 18 साल का रेयांश खन्ना, जो पिछले कुछ महीनों से हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था। उसके कंधे पर बैग था, चेहरे पर शैतानी मुस्कान और आंखों में उत्सुकता। जैसे ही वह हॉल में घुसा, सबने उसका स्वागत किया। अन्या उसे देखकर चीखते हुए दौड़ी और उसकी गर्दन में लटक गई। विवान ने सिर पर हाथ फेरा, कबीर ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया और आर्यन ने दूर से ही सिर हिलाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। रेयांश की नज़र पहले मीरा पर रुकी। भाभी, बहुत दिनों बाद मिले। घर आकर अच्छा लगा। मीरा ने प्यार से उसे देखा, और रेयांश को मीरा से कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब उसकी नज़र दूसरे मेहमान पर पड़ी, जो अन्या को पहेली बुझा रहा था और सबको हंसा रहा था, रेयांश के चेहरे की मुस्कान ठिठक गई। ये कौन है? उसने विवान से पूछा। विवान ने बताया, ये है हैप्पी, पंजाब से आया है। बहुत मज़ेदार लड़का है। रेयांश के दिमाग में बटन दबा। उसे मीरा से कोई शिकायत नहीं थी, पर यह हैप्पी, जो अचानक सबकी आंखों का तारा बन गया था, यह उसे सहन नहीं हो रहा था। उसने सोचा, इस टॉफी बांटने वाले को सबक सिखाना पड़ेगा। कौन होता है इतनी जल्दी हमारे घर में अपनी जगह बनाने वाला? आधी रात के करीब, जब हवेली की बत्तियां मंद हो गईं, रेयांश ने अपनी चाल चली। उसे पता था कि हैप्पी हर रात बगीचे की तरफ वाले रास्ते से अपने कमरे में जाती है। उसने रास्ते में चुपके से तेल और तीखा पानी फैला दिया, एक ऐसी शरारत जिससे कोई फिसलकर बुरी तरह शर्मिंदा हो सकता था। रेयांश की योजना सीधी थी, डराना, भगाना, उसे उसकी जगह दिखाना। और वही हुआ। हैप्पी उस रास्ते से गुजर रही थी, उसके कानों में हेडफोन लगे थे। अचानक उसका पैर फिसलन भरी जगह पर पड़ा और उसका पूरा शरीर संतुलन खोकर पीछे की तरफ झुक गया। अरे! चीख निकलते निकलते रह गई, और वह सीधे नीचे गिरने को थी कि उसी क्षण पीछे से किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह था कबीर। कबीर अपने कमरे से निकला ही था कि उसे यह हड़बड़ी दिखी। उसने बिना सोचे हाथ बढ़ाया और हैप्पी की कलाई पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। पर उसी पकड़ में उसे फिर से वही अजीब एहसास हुआ। वह कलाई बहुत पतली, नाजुक थी, उसकी त्वचा बहुत कोमल थी, जो किसी लड़के की तरह नहीं लगती थी। उसकी नज़र हैप्पी के गीले पैरों पर पड़ी, जो अब डर से नहीं, गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में आग थी। वह हरकत, वह घूरना, यह कोई मजाकिया पंजाबी लड़का नहीं था। कबीर का शक पक्का हो गया। उसके मन में यह सवाल कौंधा, यह लड़की है। यकीनन लड़की है, और उसी उलझन, उसी सदमे ने उसका हाथ हिला दिया। बिना सोचे, मानो किसी गर्म चीज को छू लिया हो, उसने हैप्पी को झटके से धकेल दिया, इतनी जोर से कि हैप्पी पीछे हट गई और दीवार से टकराई। हैप्पी के अंदर का हैप्पी पल भर के लिए पूरी तरह गायब हो गया। वहां अब एक गुस्सैल लड़की खड़ी थी, जो इस बेवकूफी भरे इशारे से जल उठी थी। उसने अपनी कलाई छुड़ाई, कबीर की तरफ देखा और मन ही मन उसे सारी गालियां दीं। ये क्या पागल है? पकड़ता है तो बुरी तरह, धकेलता है तो ऐसे जैसे मैं कोई बीमारी हूं। साला, अगर एक बार और ऐसा किया तो मैं इसके कान पकड़कर बताऊंगी कि असली हैप्पी कौन होती है। उसके होठों पर तो मुस्कान थी, पर वह जबरदस्ती की मुस्कान थी। उसकी आंखें आग उगल रही थीं। जो हैप्पी के कैरेक्टर में था, वह बात अब उसमें नहीं थी। वह सिर्फ सिया थी, एक लड़की जिसकी पहचान लगभग खुल गई थी।
उसने अपनी मर्यादा तोड़कर वहां से भागी। उसके कदम ऐसे थे जैसे कोई युद्ध के मैदान से भाग रहा हो। वह सीधे अपने कमरे में गई, दरवाजा पटककर बंद किया, बिस्तर पर बैठ गई और अपनी सांसों को संभालने लगी। कबीर क्या समझता है अपने आप को? इतना जोर से धकेला जैसे मैं कोई चोर हूं। साला। उसने गहरी सांस ली और अपने बालों को सहलाया। धीरे धीरे उसने हैप्पी की मुस्कान वापस पहनने की कोशिश की, पर उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था और उसकी कलाई पर कबीर की उंगलियों का निशान जल रहा था। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर पूरा परिवार इकट्ठा था। हैप्पी नई एनर्जी के साथ आई, मानो कल रात कुछ हुआ ही न हो। उसने अपनी केप ठीक की, हुडी सीधी की और पूरे हॉल में अपनी गरजती हुई आवाज फैलाई। अच्छा सब लोग सुनो। सारी निगाहें उस पर टिक गईं। आर्यन ने कॉफी से नजरें उठाईं, विवान मुस्कुरा रहा था, अन्या उछल रही थी और कबीर ने अपना सिर उठाकर उसे घूरा। उसकी नजरें अब भी पुराने शक से भरी थीं। हैप्पी ने अपना सीना फुलाया, अपनी आवाज को पंजाबी मिठास में लपेटा। मैं हूं हैप्पी। जी हाँ, मेरा नाम हैप्पी है, क्योंकि मैं यहां हर किसी के चेहरे पर हैप्पीनेस लाने आई हूं। वह घूमी और अपनी मुस्कान सबकी तरफ फेंक गई। अन्या ने ताली बजाई, विवान हंस पड़ा और सावित्री ने भी पहली बार उस लड़के, जो वास्तव में लड़की थी, के लिए मुलायमियत महसूस की। पर कबीर की नजरें हैप्पी पर जमी रहीं। उसे वह मुस्कान नकली लगी, वह एनर्जी जबरदस्ती की लगी। उसे कल रात का वह गुस्सैल चेहरा याद आ रहा था, जो लड़की उससे नजरें मिलाकर उसे कोस रही थी। क्या वह यह हैप्पी है? उसने कॉफी का घूंट पीते हुए सोचा, हैप्पी नहीं, यह कोई पहेली है और मुझे इसकी तह तक जाना ही होगा। इधर हैप्पी अपनी कुर्सी पर बैठी, पराठे काट रही थी, पर उसके दिल में आग अब भी धधक रही थी। उसने एक बार कबीर की तरफ देखा, उसकी निगाहें मिलीं और उसने झट से मुंह मोड़ लिया। मन ही मन बोली, हैप्पी, संभल जा। तुझे यहां अपनी पहचान छिपानी है, न कि कबीर के साथ आंखें लड़ानी। पर अगर उसने एक बार और मुझे ऐसे वहां से निकलते हुए। हैप्पी ने केप नीचे खींची, मुस्कान बरकरार रखी, पर दिल में फिर से कबीर को कोसा। साला, कल रात मेरी कलाई मरोड़ दी, आज ऐसे घूर रहा है जैसे मैं कोई किताब हूं। हैप्पी, फिलहाल तो सहन कर, पर जब वक्त आया तो इसका बुरा हाल कर देगी। उसी रात रणवीर अकेले अपने कमरे में एक पुरानी तस्वीर देख रहे थे। उसमें छोटी मीरा और छोटी सिया मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने तस्वीर पर उंगली फेरी और धीमे से बोले, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम दोनों तक नहीं पहुंच सकता। उसी समय हवेली के बाहर एक काली कार में बैठा नकाबपोश आदमी दूरबीन से मिशन को झांक रहा था। उसने फोन उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, खोज जारी रखो, वो दोनों यहीं कहीं छिपी हुई है। जब हैप्पी अपने कमरे में लौटी, तो उसने केप उतारी, बाल खोले और आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को देखा। उसकी आंखों में नमी थी, पर वह हंसी थी, दर्द नहीं। उसने फुसफुसाया, बहन, मैं तुम्हारे लिए यह कर रही हूं। मुझे यह घर, यह परिवार और सबसे जरूरी, तुम्हें बचाना है। और अपनी दृढ़ता के साथ उसने खन्ना परिवार में एक और लड़ाई शुरू कर दी, एक लड़ाई जो उसे कबीर के और करीब ले जाने वाली थी, भले ही वह अभी इससे बेखबर थी। रात के 11 बज रहे थे। हवेली की सारी रोशनियां बुझ चुकी थीं, सिवाय मीरा के कमरे की एक मोमबत्ती के, जो हवा के झोंके से बार बार झुक रही थी। मीरा खिड़की के पास बैठी बाहर के अंधेरे को देख रही थी। उसके दिमाग में आज का पूरा दिन घूम रहा था। नया लड़का, हैप्पी, उसकी पंजाबी मस्ती, कबीर की उलझी निगाहें और सबसे बढ़कर आर्यन की वह खामोशी, जो उसे बार बार उसकी तरफ खींचती थी। तभी बिना दस्तक के दरवाजा खुला। आर्यन अंदर आया, काले सिल्क के रौब में। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस वही पुरानी बर्फीली शांति। उसने मीरा को देखा, फिर खिड़की की तरफ बढ़ा और उसके पास खड़ा हो गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। बाहर ठंडी हवा सरसरा रही थी,
और अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी सांसें भी कानों में पड़ रही थीं। तुम आज बहुत चुप हो, आर्यन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। मीरा ने अपने घुटनों को छाती से लगा लिया। तुमसे सीख रही हूं। आर्यन की भौं हल्की सी उठी। उसने पहली बार मीरा की तरफ मुँह किया। उसकी आंखें उसके चेहरे पर टिकीं, उसकी मासूम बेबसी पर, उसके होठों पर जो थोड़े काँप रहे थे। वह अपनी जगह से हिला नहीं, पर उसकी निगाहें बोल रही थीं। मीरा, तुम डरती हो मुझसे? उसकी आवाज नरम थी, पर उसमें एक तीक्ष्णता थी जो छुरी की तरह काटती है। मीरा ने जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों ने सब कह दिया। आर्यन ने एक कदम बढ़ाया, और फिर एक और, जब तक वह उसके बिल्कुल सामने नहीं आ गया। उसकी लंबी छाया मीरा पर पड़ी, और उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी ठुड्डी को छुआ, हल्के से, जैसे कोई नाजुक फूल उठा रहा हो। तुमसे डरना चाहिए भी, वह धीरे से बोला, क्योंकि मैं वह इंसान हूं जो तुम्हारी मुस्कान को भी अपनी अनुमति से चलाता है। मीरा की सांसें रुक गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर जब उसने खोलीं, तो आर्यन का चेहरा बस कुछ इंच दूर था। उसकी आंखों में आग थी, एक जलन, जो अब तक बर्फ के नीचे दबी थी, पर अब फूट रही थी। उसका हाथ उसके गाल पर फिसला, उसके बालों में उलझा, और फिर उसने उसे अपनी तरफ खींचा, इतनी ताकत से कि मीरा का सिर उसके कंधे पर आ गिरा। उसके कान में धीमी, ठंडी लेकिन धड़कती आवाज आई, तुम जानती हो, जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, मेरा हर फैसला तुम पर केंद्रित हो गया है। मैं खुद को नियंत्रित कर रहा हूं, पर तुम्हारी एक नज़र मेरा वह नियंत्रण तोड़ देती है। मीरा का दिल बाहर निकलने को था। उसने उसे धकेलने की कोशिश की, पर उसकी बाहें उसके चारों तरफ जंजीर बन चुकी थीं। आर्यन, आप। उसकी आवाज कांपी। आर्यन ने उसे और करीब खींचा, उसका चेहरा उसके बालों में छुपा लिया, और धीरे से फुसफुसाया, मुझे पता है, मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। पर जब मैं तुम्हारी आंखों को देखता हूं, तो मैं भूल जाता हूं कि मुझे यहां क्या करना है। उसकी आवाज अचानक टूटी, एक गहरी कराह, जैसे कोई घायल शेर चीख रहा हो। मैंने वादा किया था कि कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगा। पर तुमने मेरी हर दीवार को हिला दिया। मीरा ने उसके सीने पर हाथ रखा, और पहली बार महसूस किया, उसकी धड़कनें जंगली घोड़े की तरह दौड़ रही थीं। यह वही आदमी था जो पत्थर बनकर रहता है, पर आज उसकी सांसें अनियमित थीं, उसके हाथ कांप रहे थे, और उसकी आंखों का बर्फीला तालाब पिघल चुका था। उसने मीरा को और दबाया, उसकी पीठ पर अपनी हथेली रखी, और उसके कान में एक अजीब सी मिन्नत सी की, मुझे रोको, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें एक बार और छुआ, तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, डर के, पर उस डर के साथ एक अजीब सी सुरक्षा भी। उसने अपना चेहरा उसकी छाती पर झुका लिया, और उसकी आवाज नरम, पर साफ थी, तो आपको रुकना होगा। यह सुनते ही आर्यन का शरीर सख्त हो गया। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा, उसका दम घुट रहा था, उसके हाथों का दबाव कम होने लगा। फिर, मानो किसी ने ठंडा पानी छिड़का हो, वह अचानक पीछे हट गया। उसकी आंखें फैल गईं, उसके होंठ खुले, और उसने अपना हाथ अपने बालों में फिराया। वह हाँफ रहा था, जैसे कोई बहुत तेज दौड़ के बाद रुका हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए था। यह गलत है। तुम मेरी नकली पत्नी हो। एक सौदा। और मैं अपना नियंत्रण खो रहा था। मीरा दीवार से लगी खड़ी थी, उसका दिल धड़क रहा था, और उसकी निगाहें आर्यन पर थीं, जो अब दूर खड़ा अपनी सांसों को काबू कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वह किसी पहेली को सुलझा रहा हो। उसने धीरे से मीरा की तरफ देखा, पहली बार उसके चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं था, बल्कि एक ऐसी भावना थी जिसे वह खुद नहीं पहचान पा रहा था। और उसी क्षण, बाहर गलियारे से जोर की हंसी और चीखें आईं, अरे! किसने मेरे जूतों में केला भर दिया? रेयांश की चीख ने पूरे सन्नाटे को चीर दिया। फिर हैप्पी की वह पंजाबी गरज,
ओए छोटे, ये तो गिफ्ट है। सोचा तुझे एनर्जी चाहिए होगी सुबह दौड़ने के लिए। और अन्या की खिलखिलाहट, जो उस मजाक का हिस्सा थी, पूरी हवेली हंसी से गूंज रही थी। और उस शोर ने मीरा आर्यन के बीच की तनावग्रस्त हवा को पतला कर दिया। आर्यन का चेहरा जैसे पिघली हुई बर्फ था, एक अजीब सी पहचान, एक सदमा, और उसके बाद धीरे धीरे उसके होठों पर एक मुस्कान खिली। पर यह कोई साधारण मुस्कान नहीं थी, यह एक शैतानी, खतरनाक और बेहद करीबी मुस्कान थी, जो उसके चेहरे पर कभी नहीं दिखी थी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, मीरा की आंखों में देखा, और उसकी आवाज में एक चंचल पर भयावह लहर थी। तुम्हें पता है, जब किसी लड़की का तनाव कम करना होता है, तो लोग क्या करते हैं? मीरा ने अपनी सांसें रोक लीं, उसका पूरा शरीर सहम गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर आर्यन का हाथ उसकी कमर पर पहले ही बिछ चुका था, एक लोहे की जंजीर की तरह, जिससे बचना नामुमकिन था। उसने अपनी दूसरी बाह उसके कंधे पर डाली, और उसे दीवार और अपने शरीर के बीच ऐसे कैद कर लिया मानो वह कोई छोटी चिड़िया हो। उसका चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था, और वह बोला, लोग उनके इस जगह को दबाते हैं। कहते हैं, इससे सारा तनाव निकल जाता है। अब तुम बताओ, क्या मैं भी ऐसा करूं? मीरा की आंखें फैल गईं, उसके गाल लाल हो गए और उसने जोर से धकेलने की कोशिश की, पर आर्यन 6 फुट 4 इंच का पहाड़ था। उसका हाथ बिल्कुल नहीं हिला। उसने अपनी हथेली उसके सीने पर रखी, बहुत धीरे, बहुत गर्म, और उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके कपड़ों के ऊपर से गुजरी, जब तक उसने उसके बाएं स्तन को बिल्कुल हल्के से, लगभग डरते हुए छुआ। यह पहली बार था, किसी आदमी ने उसे ऐसे छुआ था, और वह छूत बिजली की तरह उसकी रीढ़ में उतर गई। मीरा का पूरा शरीर अकड़ गया, उसके होठों से एक अनियंत्रित सी ठंडी सांस निकली, और उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक फूटी, डर और उत्तेजना का मिश्रण। आर्यन ने उसका चेहरा देखा, और शैतानी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम्हारा पूरा शरीर कांप रहा है, पर तुम मुझसे भाग नहीं रही हो। उसका अंगूठा उसकी छाती पर हल्का दबाव डालते हुए गोल गोल घूमने लगा, और मीरा की आंखें बंद हो गईं, वह खुद को रोक नहीं पा रही थी, उसके घुटने ढीले पड़ गए, और उसका सिर दीवार पर टिक गया। उसके होठों से एक मीठी सी कराह निकलती, न निकलती, पर आर्यन का चेहरा अब उसके होठों से बस 1 इंच दूर था। उसने फुसफुसाया, यह सिर्फ तनाव कम करना है, बाकी कुछ नहीं। पर अगर तुम चाहो। उसकी जुबान उसके निचले होंठ को लगभग छूते हुए बोली, तो मैं तुम्हें पूरी तरह से रिलीज कर सकता हूं। मीरा की आंखें खुलीं, और उसने देखा, आर्यन का चेहरा अब बिल्कुल उसके करीब था, उसके होंठ अर्ध खुले थे, और वह उसे चूमने वाला था। वह क्षण रुका हुआ था, जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। मीरा का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा वह बाहर निकल आएगा। आर्यन की नज़र उसके होठों पर थी, और उसके अंदर का जानवर जाग उठा था, वह उसे अपने मुंह में लेने वाला था, उसे पूरी तरह अपना बनाने वाला था। उस पल उसने सारी सीमाएं तोड़ दी थीं। लेकिन ठीक उसी क्षण, मीरा के अंदर किसी ने आग लगा दी। उसने अपनी पूरी ताकत से आर्यन की छाती पर दोनों हाथों से धक्का दिया, और जब वह हिला नहीं, तो उसने अपने पैर से उसकी पिंडली पर लात मारी, इतनी जोर से कि आर्यन चौंककर पीछे हटा। मीरा उसकी बाहों से निकली, दरवाजे की तरफ भागी, और पलटकर उसे देखा। उसकी सांसें फूल रही थीं, उसके बाल बिखरे थे, उसकी नजरों में एक मिश्रित आग थी, गुस्सा, शर्म, और उस एहसास की बची खुची गर्मी। तुम पागल हो? उसने चिल्लाया, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हारी नकली पत्नी हूं, तुम्हारी कोई खिलौना नहीं। आर्यन वहीं खड़ा रहा, उसकी छाती पर मीरा के हाथों की छाप जल रही थी। उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान अब भी थी, पर उसमें एक नरमी भी आ गई थी। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, शांत हो जाओ, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम्हारा तनाव कम करने के लिए। उसकी आंखों में चमक थी, और उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। मीरा ने दरवाजा पकड़ लिया, एक कदम और बढ़ाया तो मैं चीखूंगी।
पूरी हवेली को जगह दूंगी। आर्यन रुक गया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, ठीक है, तुम जाओ, पर याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है।